अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का सिलेबस एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद रेफरेंसेस। जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं, जो ऑप्शनल टॉपिक्स हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। और अगर कोई टॉपिक फेडरल बुक से करना हो तो वो भी उसकी पिक्चर मैंने लगा दी हैं। अगर कोई टॉपिक यूट्यूब से करना हो तो उसकी भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मैंने डाल दी है। तो वो मैं बताने वाला हूँ अब कि क्या-क्या है और कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेल्युलर लाइफ की तरफ। ये जो चैप्टर है इसमें 2 एसएलओज़ इंक्लूड हैं 1.1 और 1.2। तो एसएलओ नंबर फर्स्ट में कहते हैं कि क्लासिफाई वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रेन्स, डिजीजेस एंड होस्ट। तो रिमेंबर, जो केपी की बुक है उन्होंने सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी और होस्ट के बेस पे किया है, लेकिन डिजीजेस या स्ट्रेन्स के बेस पे उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ। तो मैंने यहाँ पर फेडरल की पिक्चर्स 2 ली हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने साथ सेव कर लें। इन 2 बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ये जो पीएमडीसी सिलेबस है तो फेडरल बुक को देखकर बनाया गया है, ठीक है? तो ये आप अपने साथ नोट कर लो। इसमें जो है ना, तो डिफरेंट वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। और मैंने इसकी ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से एक्सेस भी कर सकते हो वो टेबल, ठीक है? जो एड्स और एचआईवी इन्फेक्शन है, तो इसमें टॉपिक 5.8 तो लाजमी करना है, और जो 5.4.2 यानी स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी है तो ये ऑप्शनल है। अगर करना चाहो आप तो कर लो, अच्छी बात है, ठीक है? फिर आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, दैट इज बायो एनर्जेटिक्स। तो फोटोसिंथेसिस पूरा का पूरा एक्सक्लूड हो चुका है, और अब इसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन है। फिर जब हम इस को देखते हैं ना, तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स और फैट्स की रिस्पायरेशन है। लेकिन रिमेंबर, इन्होंने कहा है कि कोरिलेट दिस विद दैट ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की रिस्पायरेशन का हमें पता हो तभी हम इसके साथ कोरिलेट कर पाएंगे। तो इसलिए आपने जो टॉपिक 5.3 है ये पूरा का पूरा देखना है, रिस्पायरेशन का पूरा टॉपिक। एनएरोबिक रिस्पायरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी आप लोग देख लो इसके साथ। तो ये टॉपिक आपने पूरा का पूरा कवर करना है। फिर आते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की तरफ। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपने करना है स्टार्ट से लेकर आखिर तक, ठीक है? अब आते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की तरफ। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जो पहला एसएलओ है, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल, तो ये आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये फेडरल की बुक में भी नहीं है, पंजाब की बुक में भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो देखकर आप ये एसएलओ कवर कर सकते हो। फिर सेकंड वन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स विद यूकैरियोटिक सेल्स। तो केपी की बुक का टॉपिक 1.5 है, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक इसके लिए भी डाल दिया है, तो आप वो भी देख सकते हो। अब आते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की तरफ। तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये 4 करने हैं आपने, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और जो क्रोमोसोम का टॉपिक है तो इट इज द सब टॉपिक ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है? तो न्यूक्लियस का टॉपिक जब आप करोगे तो क्रोमोसोम भी उसके साथ खुद ब खुद कवर हो जाएगा। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की तरफ। रिमेंबर, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हमारे पास 2 चैप्टर जो है, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अगर आप देख ले तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के यहाँ पर कोई भी टॉपिक मौजूद नहीं है। तो आया ये एक्सक्लूड है या इंक्लूड है, इस पर पहले बात करते हैं, फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन की तरफ हम जाएंगे। रिमेंबर, अगर आपको याद हो 2024 के न्यू टेस्ट में एक एमसीक्यू आया था, द पीकेबी वैल्यू ऑफ अमीन्स। अब सिलेबस में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी केम्यू ने इसको जस्टिफाई किया था कि अगर एक टॉपिक का इनडायरेक्टली भी नाम आ जाए या फिर वो रिलेटेड हो किसी दूसरे टॉपिक के साथ और वो सिलेबस में इंक्लूड हो, तो इसका मतलब है कि यह टॉपिक भी आपने करना है, इवन दो सिलेबस में इसका नाम नहीं है। तो इसलिए अगर आप चैप्टर्स देख लो, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, होम्योस्टेसिस में है, तो इसमें आपको डिफरेंट हार्मोन्स के नाम मिलते हैं जो कि मौजूद है केमिकल कोऑर्डिनेशन में। तो इस बेस पर वो यहाँ से एमसीक्यू ला सकते हैं, इसलिए आपने ये चैप्टर भी कवर करना है, ठीक है? अब आते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की तरफ। तो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स मेंशन किए हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। जैसे कि जो पहला एसएलओ है ये आपने टॉपिक 17.1 से कवर करना है। जो सेकंड एसएलओ है ये न्यूरॉन के बारे में है, तो 17.2 का जो टॉपिक है ये आपने करना है। और इसी तरह जो रिफ्लेक्सेस है, तो 17.2 का सब टॉपिक है 17.2.1। तो ये दोनों एसएलओज इससे कवर हो जाते हैं, ठीक है? फिर जो ये वाले एसएलओ है ना, डिफाइन नर्व इम्पल्स, अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नर्व इम्पल्स की बात की है कि डिफाइन नर्व इम्पल्स। इन्होंने न तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कहा है, ना इन्होंने एक्शन पोटेंशियल का कहा है, लेकिन फिर भी याद रखिए आपने ये सेक्शन भी पूरा का पूरा करना है, यानी नर्व इम्पल्स भी करना है। जो नर्व इम्पल्स जो एक्शन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो वो दोनों भी आपने इसके साथ लाजमी कवर करने हैं, ठीक है? फिर आता है ब्रेन। अब याद रखें इसमें स्पाइनल कॉर्ड को एक्सक्लूड कर दिया गया है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रेन करना है। तो जो टॉपिक 17.5.4 है
तो ये आपने पूरा का पूरा करना है। इसके साथ जो ऑप्शनल टॉपिक्स हैं वो है 17.5.2 और 17.5.3। ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में आपने सिर्फ ब्रेन पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दें। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो तो ना पढ़ो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ लो इसको। फिर आते हैं एंजाइम्स के चैप्टर की तरफ। अब याद रखिए, जो एंजाइम्स का चैप्टर है, सबसे पहला एसएलओ, डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो इसके लिए आपने इंट्रोडक्शन और 13.1 टॉपिक को पढ़ लेना है। फिर जो सेकंड एसएलओ है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, जो जो टॉपिक 3.2 है ना, ये अपने पूरा का पूरा, इसमें जो भी सब टॉपिक्स आते हैं वो अपने सारे पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है 16.3 जो फैक्टर्स है, टॉपिक 3.5, तो आपने सारे के सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं। बट रिमेंबर, इसमें जो क्लासिफिकेशन और फैक्टर्स वगैरह है तो इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो आपने नहीं पढ़ने, ठीक है। अच्छा जी, अब इनहिबिटर जो है ना, एंजाइम इनहिबिटर, तो ये भी 3.5 का एक सब टॉपिक है, सब टॉपिक ई 3.5 का, तो ये आपने पढ़ना है। और इसके साथ साथ फीडबैक इनहिबिशन भी पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि वो भी इनहिबिशन में आता है, तो ये भी आप इसके साथ लाजमी करें, ठीक है। अब आते हैं इवोल्यूशन की तरफ। तो इवोल्यूशन में जो पहला एस्लो है, कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो ये कहते हैं कि एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो जो टॉपिक 24.1 है ना, ये आपने पढ़ना है पूरा का पूरा, लेकिन रिमेंबर, हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट जो कंसेप्ट दिए गए हैं, जैसे कि क्रिएशनिज्म, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे आपने पढ़ने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसने पेश किए थे और इसमें इन्होंने क्या कहा था, ठीक है। और इसके अलावा जो 24.2 टॉपिक है ना, तो ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये भी पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा जो लेमार्किज्म और डार्विनिज्म है, तो 24.3 और 24.4 आप पढ़ लो, तो ये टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आगे जो भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे एक्सक्लूड हो चुके हैं। रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, तो बस ये पूरा का पूरा चैप्टर है, स्टार्ट से लेकर आखिर तक। अब आते हैं हम सपोर्ट एंड मूवमेंट की तरफ। तो इसमें जो ये एसएलओ 9.1 और 9.2 है, तो ये आपके कवर हो जाएंगे 16.1.1 और 16.1.2। ये दो टॉपिक्स पढ़कर आप ये दो एसएलओस कवर कर सकते हो। अब इसमें जो 16.1.3 है ना, जो डिवीजन है ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, तो ये ऑप्शनल है। ये यहाँ पर डायरेक्टली इसका कोई जिक्र नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक लुक जरूर दो, एक दफ़ा आप इसको ज़रूर पढ़ो, ठीक है। इसके बाद मसल्स, जो स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल्स है और स्केलेटल मसल्स है, और इसके अलावा जो ये है, ये वाला, तो ये आपका 16.3.1 से कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, स्केलेटल मसल्स में जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स है, तो टॉपिक 16.3.2 देख लें, तो ये टॉपिक उससे कवर हो जाएगा। इसके बाद जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, तो 16.3.3 का टॉपिक, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करता है, लेकिन इसके साथ मैंने ऑप्शनल में ये लिखा है, तो ये मसल रिलैक्सेशन है। अगर आप मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हो, तो उसके साथ आपको चाहिए कि मसल रिलैक्सेशन का भी पता हो आपको, तो इसलिए ये ऑप्शनल टॉपिक है, पढ़ लो तो अच्छी बात है। अच्छा जी, जॉइंट्स, तो जॉइंट्स जो 16.1.4 का टॉपिक है, जो जॉइंट्स और उसके टाइप्स है, तो वो पढ़ने हैं। और आर्थराइटिस सब टॉपिक ऑफ 16.2.1 जो पेज 68 पर आर्थराइटिस का टॉपिक है, तो सिर्फ ये पढ़ना है, बाकी डिसऑर्डर्स नहीं पढ़ने, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इनहेरिटेंस की तरफ। तो जो मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है ना, 10.1 और 10.2, तो ये दोनों अपने टॉपिक 22.1.1 से लेकर 22.1.7 तक जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपने कर लेने हैं। तो ये दो एसएलओस कवर हो जाएंगे। इसके अलावा वो जो स्टैटिस्टिक्स वाला टॉपिक है वो एक्सक्लूड है, वो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की तरफ। तो इसमें 22.6.1, 22.6.2 और 22.6.3, ये तीन टॉपिक्स आपने लाजमी कवर करने हैं। और जो ऑप्शनल टॉपिक है, दैट इज 22.6.4, वो जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी और माइंड मैप्स वाला टॉपिक है, तो ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये भी कर लो। अब आते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस की तरफ। जो सेक्शन 22.8 है ना, ये आप स्टार्ट से लेकर आखिर तक कर लो। इसमें सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ये तीन टॉपिक्स नहीं आते, लेकिन आप ये भी कर लो। वैसे भी सिलेबस श्रिंक हो चुका है, तो अगर ये तीन टॉपिक्स आप इसके साथ कर लो तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं सर्कुलेशन की तरफ। तो सबसे पहला है डिस्कस द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो जो सब टॉपिक है 12.1 का, इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों आते हैं ह्यूमन हार्ट की, तो ये दोनों कर लो आप, पेज 309 से लेकर 311 तक।
इसके बाद है डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ हार्ट बीट। तो जो टॉपिक 12.1.1 है तो आपने सिर्फ ये वाला टॉपिक करना है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में 12.1.4 में आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, बस ये 3 करने हैं आपने, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और लिम्फेटिक सिस्टम के लिए टॉपिक 12.3 ये आपने पूरा का पूरा करना है। अब आते हैं इम्यूनिटी की तरफ। तो रिमेंबर, जो इम्यूनिटी है ना, इसमें स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म की बात की गई है। यानी जो टॉपिक 13.3 है, 13.4 है और 13.5 है, तो ये 3 टॉपिक्स लाजमी कवर करने हैं आपने पूरे। और इसके अलावा ऑप्शनल 13.1 और 13.2 है, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये दोनों भी कर लो इसके साथ, 13.1 से 13.5 तक, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए। रिस्पायरेशन का चैप्टर है, ये दोनों एसएलओज 14.2 से कवर हो जाते हैं, और इसके साथ जो ऑप्शनल है वो है 14.1 और 14.3, ये भी इसके साथ कर ले, कोई हर्ज नहीं। और आखिर में एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो टॉपिक 4.8.3 ये कर ले। रिमेंबर ये चैप्टर भी काफ़ी छोटा हो गया है। डाइजेशन का पूरा चैप्टर है, एक्सेप्ट डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स नहीं करने, बाकी पूरा चैप्टर करना है। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस में 15.1, 15.2, 15.3, 4, 5, 6 यहाँ तक जितने भी एसएलओज हैं ये आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं, यानी 15.5, 15.7 और 15.8 ये 3 कवर करके आपका जो ये एसएलओज है ना ये कवर हो जाएंगे। इसके साथ ऑप्शनल 15.6 यूटीआईज और 15.9 डायलिसिस। तो डायलिसिस ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो ना करो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जो यूटीआईज है तो ये कर लो आप, क्योंकि थोड़ा सा एक शॉर्ट सा पैराग्राफ है। और डायलिसिस आपकी मर्जी है, करना चाहते हो कर लो वरना ना करो। एक्सक्रीशन टॉपिक 15.4 देख लो, और थर्मोरेगुलेशन के लिए टॉपिक 15.11 देख लो। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो एक्सक्लूड है, वो इसमें शामिल नहीं है। रिमेंबर 15.5 फुल करना है, इसके अंदर जितने सब टॉपिक्स आते हैं सारे के सारे करने हैं आपने। और आखिर में आता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के ये जो 3 एसएलओज है ये आपके टॉपिक 26.10 से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने फेडरल टेक्स्ट बुक से आपके लिए पिक्चर्स लिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये भी इसके साथ आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है। तो ये था बायोलॉजी का सिलेबस, पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसके साथ रेफरेंसेस वगैरह लिंक्स सब कुछ मैंने डाल दिए हैं। उम्मीद है ये सिलेबस अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। दिस इज फहद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।